चलिए, हेलो फ्रेंड्स। सो हम लोग का कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट 6 चल रहा है, ठीक है। और यूनिट 6 में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले हम लोग, अगर आप लोग को पता है तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जिसमें हमने बेसिकली 3 देखे थे। एक तो हमारा क्या था? कंडक्शन था। दूसरा हमारा क्या था? कन्वेक्शन था। और तीसरा जो हमारा है वो है रेडिएशन था। क्लियर है? और इन तीनों मोड में हमें फिर एक लॉ भी देखा है। जैसे इसमें होता है एक फोरियर लॉ होता है। कन्वेक्शन में हमारा क्या होता है? न्यूटन्स लॉ होता है। और इसमें होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। क्लियर है? और तीनों के बारे में हमने क्या उसके फॉर्मूला होता है उसके बारे में हमने अभी डिटेल में डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए, हमारे सिलेबस में मेंशन है ये कंडक्शन के बारे में पढ़ना है, कन्वेक्शन के बारे में नहीं दिया हुआ है, और रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और रेडिएशन में भी हमें डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। क्योंकि देखिए, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने में एक अलग ही मतलब सब्जेक्ट है। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर में एक यूनिट दे दिया है, जबकि इसमें अलग से 7 से 8 यूनिट होते हैं और उसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में इसका मेन जो हीट ट्रांसफ़र का जो वैल्यू है वो क्या है कि जस्ट आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना है तो चलिए हम लोग आज की क्लास का स्टार्ट जो है वो फोरियर लॉ से करते हैं। तो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन से, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। क्लियर है? तो अगर आपको पिछले क्लास याद आ रहा होगा तो फोरियर लॉ हमें क्या बोलता था कि अगर ये Q है, या इसको स्मॉल q लिखिए, या जनरली जो स्मॉल q होता है वो पर यूनिट एरिया के लिए या हीट फ्लक्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग इसको कैपिटल Q, पिछले क्लास में भी जो Q लिखा हुआ है स्मॉल q, उसके जगह में आप कैपिटल Q लिख लीजिएगा। जब हीट फ्लक्स का बात करते हैं तो उसको जनरली स्मॉल q से डिनोट किया जाता है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मेंशन कर लीजिएगा। तो जो हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि हीट ट्रांसफ़र कैसा कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं एक प्लेन वॉल का ही केस लेता हूँ और इस डायरेक्शन में मान लीजिए हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी K है, इसकी लेंथ मान लीजिए L है, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। तो इस केस में जो हीट ट्रांसफ़र होता है उसका फॉर्मूला हमारा क्या आया था? -KA dt अपॉन dx, ये फॉर्मूला आया हुआ था। क्लियर है? अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि इसी को अगर हम लोग फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे इन केस की, मतलब कि T1 से लेके T2 तक, इसको एक अलग फॉर्म में अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल टू Q, या इसको हम लोग ऐसा करें कि एक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, Q मल्टीप्लाई बाई dx। और dx कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है? अभी मैंने सपोज करो कि एक छोटे से लेंथ के लिए हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, dx लेंथ के लिए। ये जो हमारा लेंथ है वो मान लीजिए वो dx है। क्लियर है? तो ये इंटीग्रेशन 0 से लेके l तक रहेगा हमारा, तो 0 से लेके l तक इक्वल टू हो जाएगा क्या? -KA, इंटीग्रेशन के अंदर dt आ जाएगा, क्योंकि K जो है इस पर्टिकुलर थ्रू आउट वॉल के लिए कंडक्टिविटी सेम रहेगा, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर वेरी कर रहा है? T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर तक। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? Qx, इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेके L तक, -KA T फ्रॉम T1 से लेके T2। अब अगर हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q इंटू L, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो Q इंटू L रहेगा यहाँ पे -KA T2 -T1 हो जाएगा। अगर माइनस साइन को हम लोग अंदर ले लें तो क्या हो जाएगा? Q इंटू L इक्वल टू हमारा आ जाएगा T1 -T2 इंटू KA। और अगर हम केवल Q इक्वल टू लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? T1 -T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन KA लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो Q इक्वल टू T1 -T2 L अपॉन KA आया।
अगर हम लोग इसको कंपेयर करें, कंपेयर किससे करें, देखिए एक कंसेप्ट आता है थर्मल रेजिस्टेंस का। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि आई जो हीट ट्रांसफ़र जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के बराबर होता है। क्लियर है। आई जो करंट होता है, किसी भी अगर सर्किट में अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय कितना उसमें रेजिस्टेंस है। वैसे ही अगर मान लीजिए कि क्यू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है, तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे उसको हम लोग लिख सकते हैं RTS, मतलब वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस का काम करेगा। और RTS मतलब कि थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे यहाँ पे क्या था, करंट का रेजिस्टेंस था, वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी या फिर कंडक्शन का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा RTS किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई L अपॉन KA। मतलब प्लेन वॉल का केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉर अ प्लेन वॉल RTS मतलब इसको मैं फुल लिख देता हूँ, फॉर प्लेन वॉल केस थर्मल रेजिस्टेंस, जिसको कि मैं RTS से डिनोट कर रहा हूँ, वो किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन KA के बराबर हो जाएगा। जो थर्मल रेजिस्टेंस है L अपॉन KA के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ना याद कर सकते हैं कि जैसे जनरली होता क्या है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो L अपॉन KA के बराबर होता है, किस केस में, प्लेन वॉल के केस में। ठीक है, तो ये रहा हमारा। देखिए अब हम लोग अगर इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करें कि अगर मान लीजिए कि अगर कन्वेक्शन के लिए जब हम लोग यूज़ कर रहे थे, अब थर्मल रेजिस्टेंस का डिस्कशन कर रहे हैं तो वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता था, कन्वेक्शन रेजिस्टेंस के लिए, तो कन्वेक्शन का अगर हम लोग बात करें, कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन के केस में हमारा Q इक्वल टू क्या होता है, HA इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो अब हम Q को और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी मतलब मान लीजिए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन HA। तो अगर यहाँ भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन HA, जहाँ H क्या है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और A क्या है, एरिया है। और ये थर्मल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे लिख सकते हैं, कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस RTS L अपॉन KA। और ये भी किसके लिए, कंडक्शन हीट रेजिस्टेंस फॉर वॉल। क्लियर है। और ये क्या है हमारा, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, वो कितना है हमारा 1 अपॉन HA। मतलब इस पूरे टॉपिक में अगर हम लोग डिस्कशन करने की कोशिश करें तो हमें क्या याद रखना है कि अगर कहीं भी प्लेन वॉल आएगा तो प्लेन वॉल के केस में जो हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो L अपॉन K। L क्या है, लेंथ ऑफ द वॉल डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी ऑफ ऑल और इनटू एरिया। एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर एरिया हो जाएगा। वैसे ही अगर हमें थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर निकालना होगा तो वो हो जाएगा 1 अपॉन HA, जहाँ H क्या हो जाएगा, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हो जाएगा और A जो हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये दो चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये थर्मल रेजिस्टेंस का, ये आगे अभी आगे हम लोग का ये काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इतना को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं ये रफ कर दे रहा हूँ इधर पोर्शन को। तो हम अब नेक्स्ट जो है अपना स्टार्ट करते हैं। थर्मल रेजिस्टेंस वाला हो गया, तो फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन से, फोरियर लॉ ऑफ कंडक्शन।
और इसमें हम लोग सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1, हीट ट्रांसफर थ्रू वॉल। मतलब इसमें हम लोग ये कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक हमारा एक वॉल है, इस वॉल की कंडक्टिविटी के है, जो अभी हम लोग डिराइव किए हैं, बस उसी को एक सिस्टमेटिक वे में कर लेते हैं। यहाँ का टेम्परेचर T2 है, इसका जो लेंथ है वो हमारा क्या है, L है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि इससे हमें टोटल कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फ्रॉम फोरियर लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, Q इक्वल टू माइनस KA dt अपॉन dx होता है। क्लियर है। तो सेम जो हमने अभी इंटीग्रेशन किए हैं वो अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू L इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस KA इंटीग्रेशन dt फ्रॉम T1 से लेके T2। तो जब हम लोग इसको अभी सॉल्व किए तो हमारा Q इक्वल टू फाइनली क्या आ गया था, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L अपॉन KA, यही हमारा आ गया था। ठीक है। अब ये जो आया था इसको अगर हम लोग कंपेयर कर रहे थे तो जैसे कंपेयर किससे कर रहे थे, जैसे यहाँ पे Q इक्वल टू डेल्टा T इंटू A है, वैसे ही अगर करंट I इक्वल टू होता है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाई R, तो यहाँ पे R जो है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, RTH। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि थर्मल रेजिस्टेंस फॉर प्लेन वॉल वो किसके बराबर हो जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर प्लेन वॉल L अपॉन KA के बराबर हो जाएगा। और ये चीज़ें हमें याद रखना है, इसके ऊपर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये एक अगर सिंगल वॉल है, तो अगर ये सिंगल वॉल का पहले फेस का टेम्परेचर T1 है, दूसरे फेस का टेम्परेचर T2 है, चलिए सो थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे केस 1 के बारे में। केस 1 क्या था कि अगर हीट ट्रांसफ़र थ्रू द वॉल हो रहा है तो उस केस में हमारा टोटल हीट ट्रांसफ़र क्या होगा और उसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया था, सबसे पहले ये फोरियर लॉ का इक्वेशन था, इसी को अगर हम लोग एक पर्टिकुलर वॉल के लिए अप्लाई करेंगे तो इसका हमने dx को इधर लाया, इंटीग्रेशन किया 0 से लेके L तक, क्योंकि इसका जो टोटल वॉल का जो थिकनेस था वो कितना था, 0 L थिकनेस था, प्लस जो फर्स्ट फेज मतलब कि पहले फेज का जो टेम्परेचर था वो T1 था वॉल के, और दूसरे साइड का जो टेम्परेचर है वो T2 है। तो हमने टेम्परेचर को इंटीग्रेट किया T1 से लेके T2 तक। तो जब हमने इसका इंटीग्रेशन किए तो हमें अल्टीमेटली इस फॉर्म में मिला, और इस फॉर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो करंट और वोल्टेज होता है उसके साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर I इक्वल टू जो करंट इक्वल टू होता है चेंज इन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वैसे ही हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन ये जो नीचे वाले टर्म्स हैं उसको हम लोग बोल सकते हैं रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो इसी को बोला जा रहा है हम लोग, क्योंकि ये थर्मल से रिलेट कर रहा है इसलिए इसको हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। और इस थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, L अपॉन KA। किसके लिए कंडीशन लगाना पड़ेगा कि L अपॉन जो KA है ये थर्मल रेजिस्टेंस है प्लेन वॉल के लिए इन केस ऑफ कंडक्शन। क्लियर है। और अगर वही कन्वेक्शन आएगा तो उसके लिए अभी हम लोग देखेंगे अलग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक केस 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग केस 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं केस 2। केस 2 में बेसिकली हमें क्या किसके बारे में डिस्कस करना है, हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वॉल। हीट ट्रांसफ़र थ्रू कंपोजिट वॉल मतलब अभी यहाँ पे क्या था, एक सिंगल वॉल था। अब सपोज करिए कि यहाँ पे एक बहुत सारे मतलब कि एक से ज़्यादा अगर वॉल यहाँ पे कनेक्टेड हैं और उसके थ्रू अगर हमारा मान लीजिए हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उस केस में हमारा हीट ट्रांसफ़र कितना होगा। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वॉल का जो टेम्परेचर लेंथ है वो L1, थिकनेस जो है वो L1 है, दूसरे वॉल का उसी से सटा हुआ L2 है, नेक्स्ट का L3 है,
और लास्ट वाले का L4 है। और मान लेते हैं कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो T1 है और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो T2 है। इसकी जो कंडक्टिविटी है K1, K2, K3, K4 है। क्लियर है? तो देखिए अभी हम लोग एक जनरलाइज फार्मूला क्या आ गया है कि जो Q होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा T डिवाइडेड बाई R थर्मल। ये हमारा एक जनरलाइज फार्मूला हम लोग कंडक्शन के लिए लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा T क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे एक रजिस्टेंस रहता था और मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे R निकालते थे R1, यहाँ पे निकालते थे R2, यहाँ पे निकालते थे R3, और ये बोला जाता था कि ये वाले पॉइंट से में मान लीजिए वोल्टेज V1 है और इस पॉइंट जो वोल्टेज वो V2 है, तो हम लोग क्या लिखते थे, टोटल करंट उस पर्टिकुलर सर्किट में जो फ्लो होगा वो चेंज इन वोल्टेज अपॉन कितना टोटल रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाएगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से जितना भी Q जो हीट फ्लो होगा वही इसमें फ्लो होगा, वही इसमें फ्लो होगा, वही इसमें फ्लो होगा, और एट द एंड में वही Q अमाउंट ऑफ निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना आ रहा है, T1 माइनस T2 के बराबर आ जाएगा, प्लस RTH। तो क्योंकि यहाँ पे केवल एक रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे इसके कारण एक रेजिस्टेंस आएगा, इसके कारण इसके आया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि RTH ऑफ टोटल, और वो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, RTH ऑफ टोटल वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? अब R1 किसके बराबर हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, L अपॉन KA, तो R1 किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन K1 इंटू A। क्योंकि देखिए एरिया ये जो ये वाला परपेंडिकुलर एरिया है, तो सबके लिए एरिया सेम है। तो यहाँ पे बस क्या चेंज हो जाएगा कि थिकनेस ले लेंगे R1 के लिए, थिकनेस फर्स्ट वॉल का थिकनेस डिवाइडेड बाई उसकी क्या कंडक्टिविटी है, प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A प्लस L4 अपॉन K4A। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, RTH टोटल। तो अल्टीमेटली जो हमारा हीट ट्रांसफ़र Q है वो किसके बराबर हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई इसके बराबर में। तो चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A प्लस L4 अपॉन K4A। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा ये केस 4 के लिए, जो कि एक कंपोजिट वॉल है। अब कंपोजिट वॉल कैसे हो सकता है, इसको कुछ इस तरीके से रिलेट करिए कि जैसे सपोज करिए ये एक वॉल है, ये एक वॉल है जिसका थिकनेस मान लीजिए कि L1 है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, उससे सटा हुआ ये दूसरा वॉल है जिसका लेंथ L2 है, वैसे ही एक और वॉल है। तो इस तरीके से यहाँ से हीट फ्लो होके इस साइड में आ रहा है, तो टोटल कितना हीट फ्लो हो रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, कंपोजिट वॉल। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिए, देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी अगर ये हो गया होगा तो अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड केस में क्या लेते हैं कि कंबाइंड वॉल ही रहेगा, लेकिन उसमें कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों को लिख लेते हैं। तो थर्ड केस हो जाएगा हमारा हीट ट्रांसफ़र थ्रू वॉल, कंपोजिट वॉल। ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। ठीक है,
अब हमें लिखना है कंडक्शन। तो सेम वही एग्जाम्पल को अगर हम लोग ले लें जो केस 2 में लिए हुए हैं, मान लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा लेंथ थिकनेस L1, L2, L3, L4। क्लियर है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे H1 है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, और ये है H2। यहाँ का मान लेते हैं कि टेम्परेचर T1 है और यहाँ का टेम्परेचर T2 है। अभी हम लोग इस केस में बस ये मान रहे थे कि यहाँ पे कोई भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है कन्वेक्शन के कारण। लेकिन सपोज करिए कि यहाँ पे मान लीजिए देगा कि एक ये कैसा केस होता है, अगर रियल एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करें तो जो फर्नेस होता है, तो फर्नेस में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये एक फर्नेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा तो नहीं दिखता है, मतलब एक फर्नेस है, इस रूम को फर्नेस मान लीजिए। अब यहाँ पे आग लगा हुआ है, मतलब कि कोयला जल रहा है, एकदम फायर हुआ है एकदम। तो ऑब्वियसली रेडिएशन और कन्वेक्शन के थ्रू उस पहला जो वॉल कनेक्टेड रहेगा वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होगा। देन आप देखेंगे कि वहाँ पे फिर अलग अलग वॉल, उस वॉल के बाद फिर एक इंसुलेशन लगाया जाता है, फिर एक इंसुलेशन लगाया जाता है, ताकि हीट उस पर्टिकुलर फर्नेस से कम बाहर जाए। ठीक है। तो वैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे फायर हुआ है, यहाँ पे कोल जल रहा है, तो यहाँ कन्वेक्शन के द्वारा भी हीट ट्रांसफ़र होगा इस पर्टिकुलर वॉल में, और प्लस साथ में आपका कंडक्शन के कारण भी होगा। साथ में हम ये भी कंसिडर कर लेते हैं कि इसका K1 है, K2 है, K3 है और K4 है। तो देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि जो थर्मल रजिस्टेंस होता है, थर्मल रजिस्टेंस फॉर कंडक्शन प्लेन वॉल के लिए क्या हो जाता है, L/Ka के बराबर होता है। वैसे ही अगर हम लोग ये डिस्कस करें कि ड्यू टू कन्वेक्शन क्या होगा, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे 1/ जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र होगा मल्टीप्लाई बाई एरिया, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसी डायग्राम को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि टोटल चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, क्लियर है, और प्लस यहाँ पे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो बस ये सारा चीज़ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एक्चुअली क्या हो जाएगा कि दो चीज़ ऐड हो जाएगा। क्या क्या दो चीज़ ऐड हो जाएगा, एक तो इसके कारण जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र एक रेजिस्टेंस आएगा, और एक इसके कारण एक रेजिस्टेंस आएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं, यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर ले सकते हैं कि R डैश ड्यू टू या R डैश ड्यू टू कन्वेक्शन, और प्लस R डबल डैश ड्यू टू कन्वेक्शन। तो क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पहले वाले केस में अगर इसको मैं R डैश ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ और क्या हो जाएगा, 1/H1 इंटू एरिया, और प्लस R डबल डैश मतलब यहाँ के कारण क्या रेजिस्टेंस, तो हो जाएगा 1/H2 इंटू एरिया। तो चेंज क्या हो जाएगा, बस यहाँ पे वही वैल्यू बस ऐड हो जाएगा, 1/H1A प्लस 1/H2A, बस यही चेंज हो जाएगा। ठीक है। बाकी सारा चीज़ ही सेम रहेगा। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, या वहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि U इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई, इसके कारण, या इसको हम लोग ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसको कि मैं R डैश से शो कर रहा हूँ, फिर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1, फिर ये सेकेंड रेजिस्टेंस हो जाएगा R2, फिर ये थर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा R3, फिर ये फोर्थ रेजिस्टेंस हो जाएगा R4, देन R डबल डैश हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारा T2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा T1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1/H1A प्लस L1/K1A प्लस L2/K2A प्लस L3/K3A प्लस L4/K4A और प्लस लास्ट में 1/H2A। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, टोटल। अब अगर जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो हमें मान लीजिए यहाँ का टेम्परेचर दे दिया, यहाँ का टेम्परेचर दे दिया, ये सारे डेटा दिया रहेगा, तो इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि उस पर्टिकुलर वॉल से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये केस जो है वो एक तरीके से सीरीज़ का केस है। तो सीरीज़ के केस में क्या हो जाता है कि जो करंट होता है वो सेम करंट फ्लो होता है। वैसे ही यहाँ पे जितना हीट, यहाँ पे जितना क्यू ट्रांसफ़र होगा उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज़ सीरीज में है। क्लियर है ये?
चलिए, तो इस तरीके से हमारा केस 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल हमारे पास है, उस न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले आप लोग ये जो चारों केस हैं, ये केस नंबर 3 है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन इसके बाद हम लोग सिंपल कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, तो हो गया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ प्लेन वॉल इज 150 mm thick and its wall area is 5 meter square and conductivity of wall is 10 watt per meter degree centigrade and surface temperature of wall at 150 degree centigrade and 100 degree centigrade. Determine हीट ट्रांसफ़र। ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर है। और इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है? अ प्लेन वॉल इज 150 mm, मतलब कि अगर ये एक प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल का थिकनेस दिया हुआ है कितना? 150 mm, मतलब हम लिख सकते हैं 0.15 मीटर, अगर हम लोग ऐसा यूनिट में डिस्कस करें तो। और इसका जो एरिया है, ये जो परपेंडिकुलर एरिया है, क्योंकि हीट मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है तो परपेंडिकुलर एरिया यही हुआ, तो इसकी वैल्यू दिया है 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कंडक्टिविटी मतलब के ऑफ द वॉल दिया हुआ है क्या? 10 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है। और क्या दिया हुआ है? पहला मान लीजिए कि यहाँ से हीट फ्लो हो रहा है तो यहाँ का टेम्परेचर दिया है 150 डिग्री सेंटीग्रेड और इस फेस का टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमें क्या निकालना है? हीट ट्रांसफ़र। तो सिंपल फॉर्मूला है, Q इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आर थर्मल। डेल्टा टी हमारा क्या हो जाएगा? T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई आर थर्मल क्या हो जाएगा? L अपॉन KA। T1 की वैल्यू कितना है? 150 माइनस T2 की वैल्यू कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ 0.15 डिवाइडेड बाई K की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 मल्टीप्लाई बाई 5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला तो 50 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर जाके ये भी 50 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 0.15, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 मतलब क्या? 2500 डिवाइडेड बाई 0.15, तो इतना यूनिट क्या हो जाएगा इसका? वॉट हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टिविटी को हमने वॉट में लिया है तो ये वॉट हो जाएगा। तो ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू का आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ये पहला न्यूमेरिकल का, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था। जो प्लेन वॉल है उसकी कंडक्टिविटी दी हुई रहेगी, एरिया दिया हुआ रहेगा
दोनों का फेस का टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा और लेंथ दिया रहेगा। या दूसरा इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर हम लोग इसी को फर्दर अगर और मॉडिफिकेशन की बात करें कि क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी में हम लोग दूसरा क्वेश्चन या हम लोग लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 अगर सेम अगर न्यूमेरिकल है तो इसमें मान लीजिए कि ये बोल देगा कि टोटल हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो 100 वाट का हो रहा है। क्लियर है? आपको इसका क्या लेंथ होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, जबकि इसकी दी हुई है कंडक्टिविटी वॉल की 10 मीटर डिग्री सेंटीग्रेड और T1 T2 भी दिया हुआ है, T1 और T2। मान लीजिए कि T1 की वैल्यू 150 दिया हुआ है जो पिछले न्यूमेरिकल में है, और T2 की वैल्यू 100 दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा मैथमेटिकल फार्मूला, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन कितना टोटल थर्मल रेजिस्टेंस है। अब Q की वैल्यू इस केस में सपोज करिए 100 वाट दिया हुआ है और चेंज इन टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई RTH। तो यहाँ से हम लोग RTH की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.5। अब RTH 0.5 है, वो किसके बराबर हो जाए है L अपॉन KA। मान लीजिए कि इस केस में भी एरिया जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है जो पिछले केस में था, तो बस L निकालना है। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 इंटू K की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाई एरिया 5। तो L की वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, ये 25 हो जाएगा, 25 मीटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि L दे देगा मान लीजिए और K की वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो कोई भी एक डेटा अननोन रहेगा, या फिर यहाँ का टेम्परेचर दे देगा, K भी दे देगा, X दे दिया जाएगा, आपको T1 निकालने के लिए बोल देगा या T2 निकालने के लिए, तो भी हो जाएगा चेंज। ठीक है, तो एक होमवर्क लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्म में, यहाँ पे इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। सब कुछ सेम है। ये जो प्लेन वॉल है, इस प्लेन वॉल का कंडक्टिविटी मान लीजिए 10 दिया हुआ है, इसका लेंथ दे दिया है मान लीजिए कि 0.2 मीटर, और इससे फ्लो हो रहा है मान लीजिए टोटल 100 वाट का हीट ट्रांसफ़र। यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है मान लीजिए 150, और आपको T2 का टेम्परेचर निकालना है। क्लियर? ये होमवर्क रहेगा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या क्वेश्चन चाहे तो लिख लीजिए। अ प्लेन वॉल जिसका लेंथ 0.2 मीटर, कंडक्टिविटी 10, इसका यूनिट है वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, से 100 वाट का हीट फ्लो हो रहा है। उसके फर्स्ट फेज़ का टेम्परेचर 150 दिया है और हमें सेकेंड फेज़ का टेम्परेचर निकालना है। तो इसको आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अब नेक्स्ट जो इसके बाद वाला जो 4th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। इसको हो गया होगा। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। हाँ, जब आप लोग बीटेक में इसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल का जो लेवल रहता है वो टफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही सिंपल फार्मूला बेस ही क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए ज़्यादा हमें डिटेल टफ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक क्वेश्चन और हम लोग कंपोजिट वॉल का कर लेते हैं, देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर जो भी होगा नेक्स्ट 5 या 6 जो भी हो जाएगा, इसमें ये दिया हुआ है कि एक कंपोजिट वॉल है। इस कंपोजिट वॉल का जो पहला कंडक्टिविटी है फर्स्ट का वो दिया है 1 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। जो दूसरा है इसकी कंडक्टिविटी हमारी दी हुई है 0.5, या इसको ऐसा करिए, इसको आप लोग 2 ले लीजिए, न्यूमेरिकल में इजी रहेगा सॉल्व करने में, और इसको 1 ले लीजिए, 1 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो थिकनेस दिया हुआ है वो हमारा मान लेते हैं कि 0.1 मीटर दिया हुआ है, और इसका थिकनेस जो दिया हुआ है मान लीजिए 0.2 मीटर दिया हुआ है, और एरिया जो है इस पर्टिकुलर का, ये जो परपेंडिकुलर एरिया है वो मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है,
यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ का टेम्परेचर दिया है मान लीजिए कितना इसको, हाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि 500 मान लेते हैं ताकि एकदम इजी हो जाए। 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमें क्या निकालना होगा कि डिटरमाइंड हीट फ्लो और Q की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए और क्या क्या दिया है। दो प्लेन वॉल दिया हुआ है जो कि एक कंपोजिट वॉल है, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हैं तो कंपोजिट वॉल हो गए, जिसका थिकनेस दिया हुआ है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है और दोनों फेस का टेम्परेचर दिया हुआ है और परपेंडिकुलर एरिया दिया हुआ है। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना इससे हीट फ्लो हो रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो बन जाएगा, फॉर्मूला सिंपल सा है, क्या है, Q इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, और इस चेंज इन टेम्परेचर के बीच में टोटल कितना थर्मल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, 1500 माइनस 500 डिवाइडेड बाई आर टोटल थर्मल। तो यहाँ थर्मल की टोटल कितने आ जाएंगे, R1 प्लस R2 आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाई R1। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू क्या होती है, L अपॉन के। तो इसके लिए L कितना है, लिख ही लेते हैं, L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A। तो 1000 डिवाइडेड बाई L1 0.1 डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई एरिया 1 मीटर स्क्वायर प्लस L2 की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाई K2 की वैल्यू 1 इंटू एरिया 1। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो Q की वैल्यू आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 2 प्लस 0.2 तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000.25 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो अल्टीमेटली ये 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 4 से 4 गया, मतलब कितना हो जाएगा, 4000 वॉट हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इतना ही, इतना सिंपल, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और अब इसमें और क्या किया जा सकता है कि मान लेते हैं कि अब यहाँ का इस वॉल का टेम्परेचर ना देखें, मान लीजिए ये क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, 1500 यहाँ का टेम्परेचर दे देगा और यहाँ का H1 की वैल्यू दे देगा, मान लीजिए कि 10 दे दिया। ठीक है, तो अब बोलेगा कि टोटल हीट ट्रांसफ़र निकालिए। तो आपका क्या एक्स्ट्रा बस चेंज हो जाएगा कि यहाँ पे एक और जो है वो अब हमारा रेजिस्टेंस एक 1/HA ऐड हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ का भी दिया रहेगा तो एक और 1/H2A ऐड हो जाएगा। H2 की वैल्यू लिख लीजिए, एरिया तो वही सेम रहेगा, बाकी टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर देंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब मॉडिफिकेशन और क्या हो सकता है कि अब हीट ट्रांसफ़र दे देगा और एक वॉल का थिकनेस दे देगा, बोलेगा दूसरे वॉल का दूसरे वॉल का थिकनेस निकालिए, या दोनों का दे देगा कंडक्टिविटी, एक दोनों में किसी एक का नहीं देगा और बोलेगा उसका निकालिए। तो ऐसे ही बस मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा यूनिट का जो ये 6 यूनिट का जो कंडक्शन वाला पोर्शन जो कि प्लेन वॉल के केस में होता है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन आएंगे और सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बल्कि ये तो थोड़ा ज़्यादा ही टफ, कंपोजिट भी नहीं पूछेगा, हो सकता है ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद इसमें एक सिलेंडर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और देन आगे हम लोग रेडिएशन पे मूव करेंगे इसी यूनिट के नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, सिलेंडर के ऊपर और उसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं।